हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट एसएससी। तो जैसे आप सब लोग को पता है कि आने वाले 18 तारीख को सीएचएसएल की टीयर 2 की एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। तो उसके लिए ही कुछ स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कुछ ऐसा स्ट्रेटजी जो आपको एग्ज़ाम हॉल में बहुत हेल्प देगा। तो टीयर 2 की एग्ज़ाम पे 75 प्लस स्कोर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किस तरह से पेपर लिखना पड़ेगा, कौन सी बुक पढ़ना पड़ेगा, कैसे नोट प्रिपेयर करना पड़ेगा, वो हर एक बात मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि ना बहुत इफ़ेक्टिव होने वाला है। और इस वीडियो के लास्ट में मैं ये भी बताऊँगा आपको कि एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है, और फाइनली जॉब की सिलेक्शन तक पहुँचने के लिए आपको कितना मार्क्स चाहिए। अगर आप बॉर्डर पे भी है, 10 नंबर या 20 नंबर आपका ज़्यादा भी है और कम भी है, तो भी आप कैसे फ़ाइनल में पहुंच सकते हैं, कितनी मार्क्स लाना पड़ेगा, तो ये सब कुछ मैं बताने वाला हूं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और हाँ फ्रेंड, और एक बात, अगर आप मेरा चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस तरीक़े की अपडेट आपको देते रहूँगा। आपके हेल्प के लिए मैं यहाँ पर ऑलवेज़ हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए फ्रेंड, टीयर 2 की जो एग्ज़ाम है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर है। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो टॉपिक एग्ज़ाम पर आएगा वो आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता हूँ। तो सोचिए, अगर कुछ ऐसा टॉपिक आ गया जिसके बारे पे आपका कोई जानकारी ही नहीं है, तो आप लिखोगे कैसे। और अगर आप कुछ अनप शनप लिख दिए, कुछ स्टोरी बना के लिख दिए, तो उसके लिए आपको एक एवरेज मार्क्स मिलेगा, जो कि आपको सिलेक्शन तक नहीं ले जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए, मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिया हूँ, कुछ टॉपिक दिया हूँ। ये नहीं कह रहा हूँ कि ये एग्ज़ाम पे आएगा, ये एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ। इसके हिसाब से आपको मैं समझाऊँगा कैसे आपको प्रिपरेशन लेना है। तो देखिए, जो यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक है सोशल इशू, लाइक रेप, चाइल्ड मैरिज, पॉवर्टी, जेंडर इनइक्वालिटी, ये सब जो है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक खाता और एक पेन लेना चाहिए और उस पर आप एक पॉइंट डालिए। पहले पॉइंट पे हेडिंग कीजिए सोशल इशू। अगर समझिए आप, इंडिया में रेप कितना हो रहा है, कितना रेट है रेप का, चाइल्ड मैरिज जो है वो कितनी बच्चे हैं इंडिया पे जिसकी लीगल मैरिज एज के पहले चाइल्ड मैरिज हो रहा है, और इंडिया में जो पॉवर्टी है उसका रेट कितनी है, इंडिया में पॉवर्टी के कौन सी लोग, कितनी % लोग बिलो द पॉवर्टी लेवल पे लिव कर रहा है, इंडिया में जेंडर इक्वलिटी कितनी है। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन डेटा कलेक्ट कीजिए। आप कहाँ से कलेक्ट करोगे, इंटरनेट से कलेक्ट कीजिए। अगर आपके पास कोई किताबें हैं वहाँ से लिखिए। इस सब जब लिखना ख़त्म हो जाएगा तो ये आप डेली एक बार करके पढ़िए। तो इससे क्या होगा, आप जब कोई दूसरी टॉपिक पे भी एग्ज़ाम पर अगर आ गए तो उस टॉपिक पे अंदर भी आप ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपका जो राइटिंग होगा उसको जो क्वालिटी है वो बहुत इंक्रीज़ करेगा, उसको इन्हांस करेगा। और टीचर जो है वो ऑलवेज़ उसको ही नंबर देती है जिसकी राइटिंग फैक्ट बेस है, जिसकी राइटिंग पे इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, जिसकी राइटिंग में एक पढ़ के लगता है कि ना, नहीं ये बंदा पढ़ के आया है एग्ज़ाम पे। तो उस तरीके को आपको इन्फॉर्मेटिव लिखना है, फैक्ट बेस घटना लिखना है। कोई ऐसे नहीं लिखना है जो इरेलीवेंट हो, स्टोरी टाइप की हो, क्योंकि आपको टू द पॉइंट आंसर लिखना है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको ट्राई करना है घर में बैठ के लिखने का, वो भी टाइम के साथ। तो देखिए, सेकंड जो मेरा पॉइंट है तो है क्राइम। तो सपोज समझिए आपको कुछ ऐसा लिखना है, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट लिखने के वक्त भी आपको ये पॉइंट हेल्प कर सकता है। अगर आप इंडिया में क्राइम रेट कितनी है, कौन से शहर में क्राइम ज़्यादा होता है, ये जानते हैं, तो वो आप अनएम्प्लॉयमेंट के पॉइंट पे भी दे सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर जितनी भी पॉइंट है, और आपके दिमाग में भी अगर कोई टॉपिक है, सपोज़ अनएम्प्लॉयमेंट, इंडिया की जो एग्रीकल्चर है, उस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप का एक पत्ते पे लिख लीजिए और उसको पढ़िए। क्योंकि आप जब आपके नोट पे, आपको राइटिंग पे वो इंक्लूड कर देंगे तो उसका जो क्वालिटी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और बहुत हेल्प करेगा आपका मार्क्स इंक्रीज़ करने के लिए, 75 मार्क्स लाने के लिए। अगर आप पिछली कोई एग्ज़ाम के टायर सीजीएल की टीयर 3 और सीएचएसएल की टीयर 2 की आरटीआई कॉपी देखे हैं, तो आप ये आपको मालूम है कि वहाँ पर जो लोगों का खाते पे जो इन्फॉर्मेशन फैक्ट ज़्यादा है उससे ही अच्छे नंबर मिली है। तो इसके लिए कोई अगर आप साम अप करके जाए, अगर आप जस्ट रीड करके जाए, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा फ्रेंड। क्योंकि
शायद ये चांस है कि वो एग्ज़ाम पे नहीं आएगा वो टॉपिक, और अगर आ भी गया आपका वो सेम टू सेम दिमाग में नहीं भी रह सकता है। तो आपको खुद का राइटिंग स्किल इम्प्रूव होना चाहिए और आपका राइटिंग में इंफॉर्मेशन भी फैक्ट भी होना चाहिए। तो इसलिए यही एक वन एंड ओनली वे है आपका राइटिंग इम्प्रूव करने की, आपके मार्क्स ज़्यादा लाने की। तीसरी बात दिमाग में रहना चाहिए आपका कि जब एग्ज़ाम हॉल पे आप हैं, अगर आप देख लिया कि कौन सा टॉपिक आया है तो उस टॉपिक पे ज़रा सोचिए 2 से 4 मिनट। कौन सी बारे में, कि आपको राइटिंग जो है आपका वो 3 और 4 हिस्सों में बांटना है। सपोज़ आप समझिए कि आपका अनएम्प्लॉयमेंट इशू आया है, तो अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में क्यों है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया की इकोनॉमी में क्या इफ़ेक्ट दे रहा है, ऐसा कुछ लिखना है। इससे आपका राइटिंग बहुत ज़्यादा फैक्ट बेस हो जाएगा और ये आपको मार्क्स लाने के लिए बहुत हेल्प करेगा। तो फैक्ट बेस और इन्फॉर्मेटिव लिखने के लिए आपको पहले से इन्फॉर्मेशन मालूम होना चाहिए। तो समझिए अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट पे लिख रहे हैं तो एक पॉइंट आप इधर पर डाल सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट जो है हमारा इंडिया पे, तो उसको हमारा गवर्नमेंट क्या मेजर लिया है, क्या इनिशिएटिव लिया है। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट पे मैं कुछ लिखता हूँ तो ऐसा लिखना पड़ेगा कि सपोज़ एक पॉइंट, एक इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट किया था कि हमारा गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट क्या किया था, 2005 में एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था, एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जो है महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो सपोज समझिए इस तरीके से कोई पॉइंट अगर मैं मेरा जो राइटिंग है उस पर इंक्लूड कर देता हूँ तो उसका जो क्वालिटी है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ आपको कि आपको भी ऐसा ही करना पड़ेगा और डिफरेंट टॉपिक से आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके वो आपका नोटबुक पे रखना पड़ेगा और एग्ज़ाम के पहले वो सब पढ़ के फिर जाना है। तो आप कोई और भी इशू आ जाए एग्ज़ाम पे, कोई बात नहीं, आप ऐसे कुछ पॉइंट है जो आप अदर्स पॉइंट पे, अदर्स टॉपिक पे भी डाल सकते हैं। सपोज़ अनएम्प्लॉयमेंट के इशू आप जैसे इकोनॉमी पे दे सकते हैं, इकोनॉमी रिलेटेड कुछ आया, क्राइम रिलेटेड इशू आप दे सकते हैं इन्फॉर्मेशन, पॉवर्टी रिलेटेड इशू दे सकते हैं, एनवायरनमेंट पे कितनी ज़्यादा पोल्यूशन है, इंडिया पोल्यूशन रैंक पे कितनी है। तो इस सारे पॉइंट आपको हेल्प करेगा कहीं ना कहीं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए और वो एक नोटबुक पे नोट कर रखिए। तो अब आते हैं क्या फ़ाइनल कटअप रह सकते हैं और आपको कितना स्कोर करना चाहिए टीयर 2 के अंदर। कितना स्कोर आपका टीयर 2 के अंदर हो तो आप एक फ़ाइनल सिलेक्शन तक पहुंचने के एक चांस पे रहते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या हो सकते हैं फाइनल कट ऑफ। तो ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो देखिए मेरा मानना है अगर टीयर 2 की एवरेज स्कोर 58 से 60 रहा है तो जो यूआर है तो उसकी कट ऑफ 210 से 211 तक रह सकते हैं। ओबीसी की कट ऑफ जो है वो बिल्कुल लगभग सेम ही रहेगा, 209 से 211 तक रह सकते हैं। एससी का जो है वो 189 से 193 रह सकते हैं और एसटी कैटेगरी जो है वो 181 से 184 तक रह सकते हैं। तो देखिए ये एक समझिए कि ये एक आइडिया है, रफ आइडिया, जिसके बारे में मैं श्योर नहीं हो सकता क्योंकि अभी तक टीयर 2 एग्ज़ाम बाकी है। तो उसके बाद क्या एवरेज स्कोर होता है, कितने लोग कितने स्कोर करते हैं, तो सभी चीज़ मैटर करते हैं। तो फिर भी अगर आप बाउंड्री पे है, समझिए अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं और आपका स्कोर 140 है तो आपको सिलेक्शन लेने के लिए कम से कम 80+ स्कोर तो करना ही पड़ेगा। अगर आप एससी है तो आपको 112 अगर आपका मार्क्स है तो जो फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचने के लिए आपका स्कोर कम से कम 75+ लाना पड़ेगा, तो ही आपका फाइनल सिलेक्शन बनेगा। तो आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर CHSL Tier 2 एग्ज़ाम विच इज़ गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 18th of September। एग्ज़ाम के बाद मैं एक डिस्कशन करूँगा एग्ज़ाम पे कैसा क्वेश्चन था और कैसे स्कोर हो सकते हैं। सो आज के लिए गुड बाय।